मेरे YouTube चैनल लर्न विथ नीतीश में आप सबों का स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, गुणनखंड के बारे में पढ़े थे। आज अभी हम लोग पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 है। अब ध्यान दीजिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समीकरण किसको कहते हैं। समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में इक्वेशन भी कहते हैं। समीकरण किसको कहते हैं? बीज व्यंजक में अगर इक्वल टू लग गया उसको हम लोग समीकरण बोलेंगे। जैसे 5x + 2 है, बीज व्यंजक है। इसमें अगर हम इक्वल टू दे दिए, बराबर दे दिए, और बराबर के बाद कोई भी संख्या दे दिए, चाहे 0, 1, 2, 4, 6 दे दे, तब ये क्या कहलाएगा? समीकरण। जब इक्वल टू नहीं रहता है तो वो समीकरण नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है? व्यंजक। ठीक है, ये समीकरण समझ में आ गया। अब एक चर वाले कहने का अर्थ क्या है? एक चर कहने का मतलब है कि या तो x ए से लेके z तक में कोई एक ही को होना चाहिए उस समीकरण में। जैसे इस समीकरण में सिर्फ x है, x के अलावा y नहीं हो सकता है, या फिर b नहीं हो सकता है, c नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट, ध्यान दीजिए, 9y + 4 = 2। अब ध्यान दीजिए, कौन कितना चर वाला है? एक चर वाला, क्योंकि सिर्फ एक ही को यहाँ पर क्या लगा हुआ है? y लगा हुआ है, एक ही को चर लगा हुआ है y। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 9x + 2y = 4, तो क्या एक चर वाला समीकरण है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक चर x है, दूसरा चर क्या है? y। तो ये दो चर वाला समीकरण हो जाएगा, दो चर वाला। लेकिन हमको दो चर वाला भी नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है? एक चर वाला। ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि 9a + 2a + 5 = 7। अगर इस तरह से रहता है, क्या इसको हम लोग एक चर वाला बोलेंगे या दो चर वाला बोलेंगे? तो ध्यान दीजिए, चर के रूप में यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो एक ही को चर है, दो चर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको एक चर वाला ही बोलेंगे। अगर अलग अलग चर रहे तब हम उसको दो चर वाला या तीन चर वाला बोलेंगे। यहाँ अगर मान लेते एक ही को अल्फाबेटिकल पूरे क्वेश्चन में यूज हुआ है और इक्वल टू लगा है, तो हम बोलेंगे एक चर वाले समीकरण। ठीक है, यहाँ बस ये समझ में आ गया। अब यहाँ देखते हैं कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन रहता है। कभी कभी क्या करेगा, क्वेश्चन में सॉल्व करने दे देगा, a से लेके z तक में कोई भी मान निकालने के लिए दे दिया जाएगा उसी में। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे बोला हल करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि x का मान निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो x, जब भी किसी चर का मान निकालना रहता है तो उस चर वाले टर्म को अकेला छोड़ते हैं, बाकी बात सबको बराबर के दूसरे साइड नंबर तरफ ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर x + 3 = 5 है, तो x अकेला रह जाएगा, यहाँ पर 5 है, और 3 प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो किस में जाएगा? माइनस में, यानी कि x = 5 में से 3 गया 2। अगर किसी बच्चों को प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो आप क्या कीजिएगा, हमारा एक चैप्टर है पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का गुणन, वो हम इस चैप्टर को हम YouTube में डाल दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं जाकर कि कहाँ कब प्लस होता है, कब माइनस होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को बताते जा रहे हैं। अब यहाँ जैसे क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं कि x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4। अब करना क्या, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो x वाले टर्म को एक तरफ रखना है, नंबर वाले को एक तरफ रखना है। जैसे ध्यान दीजिए, x/2 है, x/2। अब देखिए, x/3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x/3 = 1/4 प्लस 1/5, क्योंकि 1/5 यहाँ माइनस में था। अब ध्यान दीजिए, सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस तरह के सवाल में एलसीएम लिया जाता है, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, x का x लिख दिए, इंटू 2 का पहाड़ा में 6 कितना बार में? 3 बार में, माइनस x इंटू 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में? 2 बार में, इक्वल टू, यहाँ इसका भी एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 20। 1 × 5 प्लस 1 × 5 का टेबल में 20 कितना बार में? 4 बार में। सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x - 2x बटे कितना? 6 इक्वल टू 5 + 4/20। अब ध्यान दीजिए, इसको करना क्या है? 3x में से 2x गया, सिर्फ x बचा, बटे 6 इक्वल टू 5 × 4 = 9/20। अब इस तरह का आ गया तो हमको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x का मान निकालना है तो x को अकेला छोड़ दीजिए। तो देखिए, 6 को यहाँ से हटाना होगा, 6 किस में? भाग में, उधर जाएगा तो किस में होगा? गुना में, यानी कि x = 9 × 6 कितना हो जाएगा? 20। अब ध्यान दीजिए, ये कट रहा है 2 का टेबल से, 2 × 6 और 2 का टेबल से 2 × 5 = 10। इसको हम लोग x बराबर क्या लिख सकते हैं? x बराबर हो गया आपका जाके 9 × 27 बटे x = 27 बटे कितना? 10। अब इसको दशमलव में भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, x का मान हो गया 27/10। अब देखिए, या उसी प्रकार से और एक सवाल लिए हैं। कभी भी ध्यान दीजिएगा, अगर द्विपद रहे, हम देख रहे हैं ये द्विपद है, और द्विपद में क्या करना है? द्विपद के पूरे द्विपद में क्या लगा है? बट्टा लगा हुआ है। तो इस तरह के सवाल में क्या करना है? जब द्विपद रहे तो हमेशा इसको क्वेश्चन में क्या कर देना है? ब्रैकेट लगा देना है द्विपद में। ध्यान दीजिए, कहने का अर्थ ये है कि
2x माइनस 1/3, ये 2x माइनस 1 क्या है, ये 2x माइनस 1 पर पूरे पर ये बट्टा है। अगर एक पर रहता तो हमको दिक्कत नहीं था, पूरे पर यहाँ पर बट्टा में 3 है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ ब्रैकेट यूज करना होगा। फिर माइनस उसी प्रकार से यहाँ पर 6x माइनस 2/5, यानी कि 6x माइनस 2/5 है, तो इस पर भी द्विपद है तो इस पर भी क्या लगाएंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे। इक्वल टू कितना, 1/3। अब करना क्या है, इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जा रहा है, 15। अब देखिए 2x माइनस 1 इंटू 3 का टेबल में 15, 5 बार में माइनस, अब देखिए इसको लिखेंगे 6x माइनस 2 और 5 का टेबल में 15 कितना बार में, 3 बार में आ गया, इक्वल टू 1/3। सॉल्व कीजिए, 5 दूनी 10x माइनस 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर चिन्ह भी गुना होगा, जैसे नंबर गुना होगा उसके बाद चिन्ह गुना होगा। 3 छक 18 और माइनस गुना प्लस, माइनस 18x, फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बट्टे कितना है 15, इक्वल टू 1/3। अब एक नंबर वाला टर्म को नंबर की तरफ और x वाला टर्म को x की तरफ। अब ध्यान दीजिए 10x माइनस 18x माइनस 5 और प्लस 6 और बटे कितना 15 और बराबर कितना हो जाएगा, 1/3। इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 18x में से 10x में से 18x चल गया तो माइनस 8x, फिर यहाँ पर माइनस प्लस प्लस 1 और बटे कितना है 15, इक्वल टू 1/3। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे, या फिर आप बट्टा के नीचे 3 एकम 3 और 3 पचे 15 ऐसे भी कटा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 5 को उधर ले जाते हैं, 5 एकम कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 एकम कितना हो जाएगा 5, क्रॉस गुना कर दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 को उधर ले जाते हैं, माइनस 8x प्लस में 1 है उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 8x इक्वल टू 5 में 1 गया कितना हो गया 4। अब ध्यान दीजिए x का मान निकालना है तो x वाला टर्म के साथ क्या है, गुना के रूप में -8, यानी कि 4 बटे -8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना हो गया, -1/2 निकल गया आंसर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये सवाल को कैसे बनाएंगे, ये सवाल तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी बट्टा रहे उसके बाहर कोई नंबर रहे, सॉरी ब्रैकेट रहे और बाहर कोई नंबर रहे, तो करना क्या है कि जो भी नंबर है उस नंबर को पूरा गुना कर दीजिए पूरे टर्म के साथ जो ब्रैकेट के अंदर है। तो देखिए सबसे पहले चिन्ह गुना प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 गुना y 5y, प्लस गुना माइनस 5 तिया 15 हो गया, इक्वल टू 3 दूनी 6y, प्लस गुना प्लस हो जाएगा प्लस और 3 एकम 3। अब क्या करना है, y वाला टर्म को एक साइड कीजिए, नंबर वाला को एक साइड, 5y माइनस 6y इधर हो जाएगा 3 प्लस 15 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा। अब देखिए 5y में से 6y गया, माइनस y इज इक्वल टू 18 और y बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1 है उधर माइनस इस साइड है तो उस साइड हम ले जाएंगे -18, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जाके सरल समीकरण वाला, इससे भाषा वाला भी क्वेश्चन रहता है, भाषा वाला क्वेश्चन आसान है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम दूसरा चैप्टर देख रहे हैं, राशियों की तुलना, है ना। ये चैप्टर 9 है क्लास 8 का। हम लोग पूरे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी हो जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, और जितना आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे सवाल को यहाँ पर बताया जाता है और उस कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि उतना समय नहीं है। अनुपात ज्ञात करें, जैसे यहाँ पर बोलता है राशियों की तुलना, राशियों की तुलना यानी कि 2 राशि दिया हुआ रहेगा उसको हमको क्या करना है, तुलना। हमेशा याद रखिए राशियों की तुलना हम एक ही जैसे राशियों का तुलना कर सकते हैं, और सबका क्या होना चाहिए, मात्रक समान होना चाहिए, तब हम तुलना कर सकते हैं, वरना नहीं। अगर कोई किलोग्राम में है कोई ग्राम में है तो उसका तुलना नहीं कर सकते। सबसे पहले दोनों को क्या करना होगा, समान मात्रा में मात्रक लाना होगा, सबका मात्रक क्या करना होगा, एक जैसा करना होगा, तब हम उसका तुलना कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए अनुपात को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से 2 बिंदु के जैसा लिख सकते, 2 बिंदु के रूप में लिख सकते हैं अनुपात को, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है अनुपात ज्ञात करें, अनुपात को हम लोग बट्टा के रूप में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस ये 2 बिंदु को हम लोग इस तरह बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए अनुपात ज्ञात करें, जैसे 5 घंटे का 60 घंटे से हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर घंटा है और यहाँ पर भी क्या है, घंटा है। तो देखिए दोनों का देख रहे हैं मात्रक सेम है, तब अगर मात्रक सेम है तो इसका आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अनुपात इज इक्वल टू, अनुपात निकालना है तो क्या करना होगा, शुरुआत वाला जो दिया है उसको ऊपर लिखना है, 5 घंटे और बटे नीचे कितना 60 घंटे। अब ध्यान दीजिए घंटे से घंटे कट गया, 5 एकम 5 और 5 का टेबल से कितना बार में, 12 बार में, यानी कि हम 1 बटे क्या लिखेंगे 12, 1 बटे 12 को ही हम क्या लिख सकते हैं,
1:12, ये हो गया आपका आंसर। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे 30 मिनट का 6 घंटे से अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर मिनट है और यहाँ घंटा है, तो गड़बड़ हो गया। या तो हम मिनट को घंटा में चेंज कर देते हैं या फिर घंटे को मिनट में, यानी कि दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या करना, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि बड़ा यूनिट को ना छोटा यूनिट करें, ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। ध्यान दीजिए, जैसे ये छोटा यूनिट तो है ही, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ अनुपात इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 मिनट और बटे कितना है, 6 घंटा। अब ध्यान दीजिए, कोई आसानी से कटा दीजिएगा और आंसर में ये कटाने के बाद आंसर मिल भी सकता है, लेकिन गलत, वो आपको कन्फ्यूज करने के लिए इस तरह का आंसर दे देगा गलत वाला। आपको करना क्या है, ये मिनट है तो नीचे भी मिनट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 1 आवर बराबर 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट। तो कितना घंटा को चेंज करना है मिनट में, 6 घंटा को। तो 6 घंटा बराबर कितना मिनट हो जाएगा, 60 गुना 6 कर दीजिए, 6 के 36, यानी कि 360 मिनट हो जाएगा। यानी कि हम इसको लिखेंगे 30 मिनट बटे 6 घंटा को हम लोग लिखेंगे 360 मिनट। अब देखिए यूनिट अब सेम हो गया, तब मिनट से मिनट कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 का टेबल से 12 तिया 36, यानी कि कितना हो गया, इसका भी निकल गया 1/12, यानी कि 1:12 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, 12 केले का 3 दर्जन केले से, अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ 12 केले, यहाँ पर संख्या में केला है और यहाँ पर दर्जन में है, तो हम क्या करेंगे, दर्जन को संख्या में चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिए, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर देखिए, अनुपात इक्वल टू 12 केले बटे 3 दर्जन केले, 3 दर्जन केले, ठीक है, 12 केले बटे 3 दर्जन। अब दर्जन में एक वो संख्या में है, तो क्या करेंगे, 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 1 दर्जन इक्वल टू कितना, 12 केला, तो 3 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 केला, यानी कि ये भी हम संख्या में कर लिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, 12 केला, ये तो ठीक है, और बटे कितना, 36 केला। तो केला से केला कैंसिल, 12 एकम 12, 12 तिया 36, कितना आ गया, 1/3, यानी कि अनुपात क्या हो गया, 1:3। इस तरह का सवाल रहेगा, हमेशा याद रखिए। जैसे क्वेश्चन रह सकता है इस तरह से भी, 5 रुपया का 50 पैसे से अनुपात ज्ञात कीजिए, 5 रुपया 50 पैसे से। तो क्या करेंगे, शुरुआत में जो रहेगा ना, अनुपात जब भी निकालते हैं शुरुआत में जो रहेगा उसको ऊपर लिखना है, 5 रुपया और यहाँ कितना, 50 पैसा। अब ध्यान दीजिए, दोनों को पैसा में चेंज कर दीजिए, ये तो पैसा में ऑलरेडी चेंजेस है, ऊपर वाला को चेंज कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपया बराबर कितना होता है, 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो कितना, 5 रुपया है, तो 5 रुपया कितना हो जाएगा, 100 गुना 5 इज इक्वल टू कितना, 500 पैसे। अब ध्यान दीजिए, ये 5 रुपया को हम क्या लिखेंगे, 500 पैसे, और ये पहले से 50 पैसे है, पैसे से पैसे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5.50, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 10/1, यानी कि हम 10:1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गया अनुपात का कहानी। अब मान लेते हैं प्रतिशत वाला रही, है ना, प्रतिशत। तो प्रतिशत का देखिए, प्रतिशत को हम लोग इस प्रकार से सिंबल के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, और प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते, ये तो प्रतिशत का मान हो गया, इससे किस तरह का क्वेश्चन रह सकता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक और फॉर्मूला है, किसी वस्तु का अगर प्रतिशत निकालने के लिए कहता है तो क्या करते हैं, वस्तु की संख्या को ऊपर लिखते हैं, कुल वस्तु की संख्या को नीचे लिखते हैं और 100 से गुना कर देते हैं जब किसी का प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिए एग्जाम्पल के तौर पर, 3 लाल कलम है और 15 काला कलम है, ठीक है। तो काले कलमों की संख्या, काले कलमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कितना को कलम है, कुल कलमों की संख्या, कुल कलमों की संख्या कितना हो रहा है। तो टोटल हम देख रहे हैं कलम कितना है, 5 गो लाल है और 15 गो, यानी कि टोटल 20 गो कलम हो गया, 20, ठीक है। और कितना काले कलमों की प्रतिशत बोला गया है, तो जिसका प्रतिशत बोला गया काला क्या गो है, काले कलमों की संख्या, काले कलमों की संख्या कितना है, जरा देखिए तो, काले कलमों की संख्या कितना है, 15। अब किसका, इसी का प्रतिशत निकालने बोला है, काले कलमों का प्रतिशत, काले कलमों का प्रतिशत बोला गया है। ध्यान दीजिए, हम क्या बोले कि किसी का भी प्रतिशत निकालना रहता है क्या करते हैं,
उस जिसका भी प्रतिशत निकालना रहे वो हमेशा ऊपर रहेगा। काले कलम का प्रतिशत है तो काले कलम का संख्या ऊपर रहेगा, काले कलमों की संख्या ये हमेशा ऊपर रहेगा। और बटे कुल, नीचे क्या बोले हैं, कुल वस्तु की संख्या यानी कि कुल कलमों की संख्या, कुल कलमों की संख्या। और प्रतिशत में बदलना है तो किससे गुना कर देंगे, 100% से। ध्यान दीजिए काले कलम कितना गो है, काला कलम कितना है 15, टोटल कलम कितना है 20 और गुना क्या कर देंगे 100%। देखिए 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 और 15 गुना 5 करेंगे तो 15 पचे 75%, यानी कि 75% कैसा कलम है, काला कलम है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इससे देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसा रहेगा, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन रह सकता है, ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन दे देगा 50% का मान ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। जैसे मान लेते हैं 50% का मान हम बता चुके हैं कितना, 1/100 कैंसिल हो गया, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 यानी कि कितना हो गया 1/2, ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से मान लेते हैं सपोज दैट एक क्वेश्चन रह गया कि कुल 50 साड़ी है जिसमें लाल साड़ियों की संख्या 20 है, तो लाल साड़ी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाल साड़ी का, जिसमें लाल साड़ियों की प्रतिशत 20% है, तो लाल साड़ी की संख्या ज्ञात करें। देखिए इस तरह का सवाल में क्या करें, कुल 50 साड़ी है जिसमें से लाल साड़ियों की प्रतिशत 20% है, तो लाल साड़ियों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। टोटल कितना, कुल साड़ी कितना है 50 इंटू कितना प्रतिशत साड़ी लाल है, यानी कि लाल साड़ी की संख्या निकालना है, लाल साड़ी का संख्या निकालना है, तो कितना टोटल साड़ी कितना हो गया 50। कभी भी इस तरह का सवाल रहे तो टोटल नंबर जो है वो लिखते हैं इंटू जिसका निकालना है उसका प्रतिशत पता होना चाहिए। तो लाल साड़ी की संख्या निकालना है तो लाल साड़ी का प्रतिशत दिया है कितना 20%। अब ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, 50 गुना 20 और प्रतिशत का मान होता है 1/100, यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया 5 दूनी 10, यानी कि 10 गो साड़ी कैसा है, लाल साड़ी है। बाकी बात अन्य रंगों का साड़ी 40 गो होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया, प्रतिशत वाला भी चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी जो चैप्टर हैं उनको पढ़ेंगे। बच्चों आज हम किसके और लाभ हानि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ये सब का कुछ फॉर्मूला है, इसको हम जान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा, जो हम हर एक साल का जो मॉडल पेपर होगा या फिर प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन होगा उसको जब हम सॉल्व कराएंगे तो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उसको हम सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इसके फॉर्मूला को पूरी तरह से बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला से भी रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पर आता है आपके ऑब्जेक्टिव में, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे लाभ हानि चैप्टर में लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप लोग विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये सब तो जानते ही होंगे। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, खरीद वाला मूल्य को क्रय मूल्य बोला जाता है। विक्रय मूल्य जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन लाभ प्रतिशत निकालने दिया जाए तो कैसे निकालते हैं, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100%। हमेशा याद रखिए, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर निकलता है, ठीक है। उसी प्रकार से हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100%, यानी कि इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे बट्टा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। बट्टा किसको बोलते हैं, बोलता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली
वाली छूट को बट्टा कहते हैं। अंकित मूल्य क्या होता है, यानी कि किसी वस्तु में लिखा हुआ दाम जो होता है उसको अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आप लोग बाजार में जाते होंगे तो कोई कॉपी का दाम 60 रुपये लिखा होगा, लेकिन दुकानदार जब आप उससे खरीदते हैं तो वो आपको 40 में ही दे देता है। तो 20 रुपया क्या किया, वो छूट दिया है ना, क्या कर दिया, छोड़ दिया, डिस्काउंट दिया, उसी को क्या बोलते हैं, बट्टा। ठीक है, लिखा हुआ दाम को अंकित मूल्य कहा जाता है। देखिए अंकित मूल्य बराबर क्या हुआ, बट्टा कैसे निकालते हैं, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि हमको जो उस बुक कॉपी में लिखा हुआ दाम है, जैसे 60 रुपया लिखा हुआ था उसमें, तो वो हो गया अंकित मूल्य, और वो बेच कितना में दिया, बेचा हुआ दाम को हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो बेचा कितना में, 40 में मान लेते हैं, तो कितना हो गया, 60 में से 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20 रुपया क्या हो जाएगा, छूट हो जाएगा। तो बेचने वाला दाम को विक्रय मूल्य, इसीलिए बट्टा का फॉर्मूला हो गया अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए बट्टा प्रतिशत, जैसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालते थे तो उसी प्रकार से बट्टा प्रतिशत। देखिए जिस तरह से क्रय मूल्य पर हमेशा निकाला जाता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, उसी प्रकार क्रय मूल्य की तरह ही काम करता है कौन, अंकित मूल्य। ठीक है, तो बट्टा प्रतिशत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बट्टा बटे अंकित मूल्य गुना 100%। ये आपका बट्टा प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए लाभ हानि चैप्टर के बाद हम लोग चढ़ेंगे किसे, साधारण ब्याज चैप्टर में। ठीक है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यानी कि इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे तो SI मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, P फॉर प्रिंसिपल जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं, R फॉर रेट जिसको दर बोलते हैं, T फॉर टाइम जिसको समय कहा जाता है। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे SI बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100। ठीक है, अब देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, साधारण ब्याज और मूलधन दे दिया रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि बताइए मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा, ये तो हो गया, इसको शॉर्ट में लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू, मिश्रधन को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू SI प्लस P। अब ध्यान दीजिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, मिश्रधन और मूलधन दे दिया रहेगा, आपको बोलेगा कि साधारण ब्याज निकालिए, तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि SI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये हो गया साधारण ब्याज का। अब हमको साधारण ब्याज के बाद हम लोग चलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में किस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसको ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए चक्रवृद्धि ब्याज 2-3 तरह का, चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, वार्षिक संयोजन होता है, अर्धवार्षिक होता है, तिमाही होता है, छमाही होता है, इस प्रकार का संयोजन होता है। तो मान लेते हैं कि आपका जाके वार्षिक संयोजन रहे, और चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन का मतलब होता है हर एक साल, है ना, हर एक साल जो अगर मान लेते हैं ब्याज दे रहे हैं आप किसी को, तो उसी को वार्षिक संयोजन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मिश्रधन निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पे पावर n। n क्या है, वर्षों की संख्या, यानी कि 5 साल के लिए हैं आप पैसा, 10 साल के लिए लिए हैं, 20 साल के लिए लिए हैं, यहाँ पर क्या लिखना है, वर्षों की संख्या। तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फॉर्मूला हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फॉर्मूला हो गया, वार्षिक रूप से संयोजित होने के लिए अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बाय 100 पे पावर n, ये आपका जाके चक्रवृद्धि ब्याज। अब ध्यान दीजिए जितना भी हम कॉन्सेप्ट बताएं इससे तो डायरेक्टली कभी कभी फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, है ना, ऑब्जेक्टिव में टिक लगाने के लिए, या फिर अगर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तो हम प्रीवियस ईयर का मॉडल सेट है या फिर आपका जाके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे या फिर सॉल्व करेंगे तो इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।